चैनल पर हम आपको बताएंगे कि बीएड कानपुर यूनिवर्सिटी के पेपर जो कि 6 तारीख से शुरू हो रहे हैं सेमेस्टर 1 के, तथा 10 मार्च से शुरू हो रहे हैं बीएड सेमेस्टर 3 के। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कम समय में, जिन लोगों के पास में समय कम था और जो कि तैयारी नहीं कर पाए हैं अपने पेपर की बीएड की, तो वो लोग कम समय में पूरे पेपर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर कोई मेहनती इंसान है तो वो लोग एक दिन में भी पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें उनके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें सारी जो यूनिट होंगी इंपॉर्टेंट, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा जिनकी और दूसरे क्वेश्चन जिनकी संभावनाएं हैं पेपर में आने की, उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा। जो उनकी महत्वपूर्ण उनमें से हेडिंग है, आप उनको पढ़िए, उनको याद करिए। आप पूरा प्रश्न मत याद करना, सिर्फ उन हेडिंग को याद करना। इससे होता क्या है कि बीएड की एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्या देखता है, वो देखता है कॉपी भरी होनी चाहिए। ठीक है, और जो आप लिख रहे हैं उनकी जो मेन हेडिंग है वो एकदम सही होनी चाहिए। ठीक है, आप बाकी जो है हेडिंग के अंदर आप बना करके भी लिख सकते हैं अपनी समझ के अनुसार पर, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और तैयारी करने के लिए भी ज़्यादा समय नहीं चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट वाइज बीएड पेपर 1 की हम इस वीडियो में मैटर शामिल करेंगे। बीएड सेमेस्टर 3, जिसमें हम यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट है उन सभी को शामिल कर रहे हैं, और इस वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हमने शामिल किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तथा अपने दोस्तों को भी जो कि बीएड कर रहे हैं सेमेस्टर 3 में है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक पहलू को जो कि हेडिंगों के बारे में बताया गया है उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, एक ही वीडियो में ऑल यूनिट यानी कि सारी यूनिट एक ही वीडियो में, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कम से कम समय में हम बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी हमारी। तो स्वागत है आपका बीएड सेमेस्टर 3 कानपुर यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। तो स्वागत है फिर दोस्तों आपका, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी वीडियो में है, और बाकी जो कि और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं आ सकते हैं उनको भी हमने इसी वीडियो में शामिल किया है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा पेपर में, कम से कम समय में आपकी ज़रूर अच्छी तैयारी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। यूनिट 1 की शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 में हमारा जो पहला प्रश्न है उसका नाम है यूनिट 1 शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकार। इस यूनिट से 2018 में एक प्रश्न आया था, नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो इस बार अगर वही प्रश्न आ जाता है तो अच्छी बात है, वो प्रश्न हमने इसमें शामिल किया है। अदरवाइज अगर कोई दूसरा प्रश्न भी आता है इससे जुड़ता हुआ तो एक ही प्रश्न है इसमें, देखिएगा, नेतृत्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं नेतृत्व के प्रकार तथा आवश्यकता की विवेचना कीजिए। और आप सभी लोग मन लगा करके इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, नेतृत्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए नेतृत्व के प्रकार तथा आवश्यकता की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, बीएड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर लिखने के लिए आपको हर प्रश्न में लगभग 1 या 2 परिभाषाएं लिखनी पड़ती हैं। अगर आप 1 या 2 परिभाषा लिख देंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो श्योर ज़रूर बढ़ जाएंगे। अगर आप नहीं परिभाषाएं लिखेंगे तो आपका जो है आपके प्रश्न का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो हर लॉन्ग में 1 या 2 परिभाषाएं लिखनी है, तथा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो है लॉन्ग आंसर आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद कर लीजिए, कि हर प्रश्न में जो महत्वपूर्ण हेडिंग है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, आप सिर्फ उनको याद कर लीजिए, तो भी आपको एग्जामिनर है आपको पूरे नंबर दे देगा। इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वो मैंने शामिल की है, आप उनको सिर्फ उनको ही देख करके जाइएगा, फिर आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए, आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न था हमारा, नेतृत्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए एवं नेतृत्व के प्रकार तथा आवश्यकता की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, लीडरशिप होता है नेतृत्व का मतलब होता है आगे आगे चलना। ठीक है, नेतृत्व का मतलब होता है आगे आगे चलना। इस प्रकार जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, ठीक, या फिर दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे चलता है, वही नेता है।
यानी कि जो दूसरों को लीड करे वही होता है लीडर। तो इसमें दो हमने महत्वपूर्ण परिभाषाएं ली हैं। एक परिभाषा है मार्टिन एम ब्रॉडवेल की, आप इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ी देर स्क्रीनशॉट लेकर के। मार्टिन एम ब्रॉडवेल कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। मतलब नेतृत्व क्या है? व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और परिभाषा है, माफ कीजिएगा, पहली परिभाषा है इसमें चेस्टर बर्नार्ड की। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों को उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। उसी प्रकार से मार्टिन एम ब्रॉडवेल क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं आप इनको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग है नेतृत्व के प्रकार। ठीक है, अगर ये शॉर्ट आंसर में आ जाए कि नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। पहला है नेतृत्व का प्रकार स्वतः नियुक्त। ठीक है, हालांकि तो वैसे तो बहुत से नेतृत्व के प्रकार दिए हैं, अनेक शिक्षाविदों ने बहुत सारे बताए हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली माने गए हैं वो 4-5 हैं, उनमें से हमने कुछ को ले लिया है। जैसे पहला है स्वतः नियुक्त नेतृत्व होता है। दूसरा नेतृत्व का प्रकार होता है समूह द्वारा नियुक्त। तीसरा होता है कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त। चौथा है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। पांचवा है राजतांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, ये मेन हेडिंग है, आप इनको याद कर लीजिए और इनके बारे में आप जो है पढ़ करके जाइएगा और वहां पर आप लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि स्वतः नियुक्त नेतृत्व क्या होता है? जो अपने आप खुद से नियुक्त होता है और अपने आप को लीडर मानता है। ठीक है, और जो है समूह को आगे लेकर के चलता है, वही स्वतः नियुक्त होता है। कुछ नेतृत्व को समूह के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कुछ नेतृत्व को हम कार्यकारिणी के द्वारा नियुक्त करते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व को भी हम नियुक्त करते हैं तथा राजतांत्रिक नेतृत्व को भी। नेतृत्व के प्रकार स्वतः नियुक्त नेतृत्व, समूह द्वारा नियुक्त, कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त, प्रजातांत्रिक नेतृत्व और राजतांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, तो जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है हम इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहते हैं। इसको हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप इनको देख करके जाइएगा, मैंने आपको हेडिंग लिखवाई है। नेतृत्व के प्रकार में हमने 5 नेतृत्व के प्रकार लिए हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है वो हमने आपको प्रजातांत्रिक नेतृत्व और राजतांत्रिक नेतृत्व के बारे में पढ़ना है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है आइए जानते हैं। नेतृत्व के प्रकार, यहाँ पर 5 नेतृत्व के प्रकार दे रखे हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है प्रजातांत्रिक नेतृत्व तथा राजतांत्रिक नेतृत्व। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है? जिसमें जो लीडर होता है वो क्या करता है? लीडर जो होता है अपने निर्णय, अगर कोई निर्णय लेना चाहता है तो वो अपने जो है लीडर जो है सभी से पूछ करके लेता है। ठीक है, सभी के परामर्श से जो है कोई भी निर्णय लेना चाहेगा सभी से पूछेगा। जैसे कि इंडिया क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री कोई भी फैसला लेना चाहता है, कोई भी निर्णय सुनाना चाहता है, देश को बताना चाहता है, तो इससे पहले वो अपने सारे मंत्रियों से मंत्रणा करता है, जो भी उससे संबंध रखते हैं, जिस भी योजना से संबंध रखते हैं, पहले सबसे पूछता है। तो ये क्या होता है? नेतृत्व प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है। दूसरी बार हम बात करेंगे राजतांत्रिक नेतृत्व की। ये क्या होता है? राजतांत्रिक नेतृत्व में ये जस्ट उल्टा होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व का। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें इसमें प्रजातांत्रिक नेतृत्व में जो नेतृत्व होता है वो क्या होता है? निरंकुशवादी होता है। ठीक है, जिसमें कि पूरा की पूरी लीडरशिप जो होती है सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। जैसे कि राजा होता था पहले, तो वो दूसरे लोगों को अधिकार नहीं देता है। जो लीडर होता है वो दूसरे लोगों को अधिकार नहीं देता है कि आप जो है कोई भी निर्णय में शामिल हो या कुछ लीडर अपना निर्णय सुनाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़ करके जाइएगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है नेतृत्व की आवश्यकता। कौन सी है? नेतृत्व की आवश्यकता। इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर प्रश्न आता है नेतृत्व की आवश्यकता बताइए, तो नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है? पहले तो होती है उद्देश्य का निर्धारण करने में। पहली आवश्यकता पड़ती है उद्देश्य का निर्धारण करने में।
दूसरी जो आवश्यकता होती है संगठन करने में, तीसरी होती है नीति निर्धारण करने में, चौथी आवश्यकता होती है समन्वय करने में। किसमें करने में होती है? समन्वय करने में होती है। अगली है नियंत्रण करने में, फिर प्रतिनिधित्व करने में, प्रेरणा प्रदान करने में, क्रियान्वयन करने में और पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करने में नेतृत्व की आवश्यकता होती है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि उद्देश्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे लीडरशिप की यानी कि नेतृत्व की, तो सबसे पहला काम यही होता है कि वो अपने समूह या समूह के कार्य के जितने भी उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है, पहले उसको डिसाइड कर ले, उसका निर्धारण कर ले, तभी तो आगे वो उसको निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अगली हेडिंग जो होती है वो होती है संगठन करना। संगठन करने में नेतृत्व का ये जो दूसरा काम होता है कि जो सारी की सारी कार्य प्रणाली है सबसे पहले उसको संगठित करे। ठीक, तो इसके लिए जितनी भी चीज़ें उसकी ज़रूरत पड़ती हैं कार्य प्रणाली का संगठन करने के लिए, तो वो उसकी व्यवस्था भी करता है। अगली हेडिंग है आपकी नीति निर्धारण। इसमें क्या होता है, जिसमें नेता क्या करता है, इसमें कार्य नीतियों का निर्धारण करता है तथा जो भी नेता समूह के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आदर्श हो गया, कार्यप्रणाली हो गई, दायित्व हो गया, नीति का निर्धारण, ये सब कुछ वो इसी में करता है। नेक्स्ट होता है समन्वय करना, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। समन्वय वो कैसे करेगा? नेतृत्व का यह कर्तव्य होता है कि जितनी भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं कार्यप्रणाली में तथा संगठन में, उद्देश्यों में, सभी में वो क्या करे, समन्वय स्थापित करे। ठीक, यानी कि एक बैलेंस रहे, कोऑर्डिनेट रहे, सब आपस में मिलजुल करके रहे, तभी सही से काम होगा। अगली हेडिंग होती है नियंत्रण करना। नियंत्रण करना में नेता जो होता है अपने समूह के सदस्यों के कार्य तथा व्यवहारों पर नियंत्रण करता है तथा यह श्योर करता है, निश्चित करता है कि समूह के कार्य तथा व्यवहार निश्चित नीति तथा उद्देश्य के अनुरूप हों। ठीक है, अगला हेडिंग है प्रतिनिधित्व करना। इसमें क्या होता है कि नेता अपने समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जाहिर सी बात है, नेता जो होता है अपने समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि हमारे यहाँ के भी नेता होते हैं, पूरे ग्रुप को क्या करते हैं, लीड करते हैं। अगली हेडिंग है प्रेरणा प्रदान करना। नेता जो है अपने समूह के सदस्यों को समय समय पर प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, अगली हेडिंग है क्रियान्वयन करना। नेतृत्व का कार्य होता है कि जितने भी उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, नीति हैं, उनका क्रियान्वयन करना भी है कि कैसे काम होंगे, इसको भी उसका ही मतलब जो है उसी का वर्क होता है ये। अगली हेडिंग है पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना। नेता यह भी निश्चित करता है कि वह अपने अनुयायी को अगर जरूरत पड़े दंड तथा पुरस्कार भी दे। अगर उसने गलत काम किया है तो थोड़ी सी सजा, जो भी सजा भी मिले तथा उसको पुरस्कार भी दे अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो। ठीक, नेता को ऐसी शक्ति प्रदान होती है। ठीक, अगर होता है कि देखते हैं किसी भी पार्टी में कोई भी नेता जो है अगर अच्छा काम ना करे, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, तो पार्टी क्या करती है, उसको निलंबित कर देती है। ठीक है, अगर उस पर आरोप लगते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आगे और बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी आप उससे संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 में अगला प्रश्न जो निकल करके आता है, नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करना है तथा नेता के सामान्य गुणों का वर्णन करना है। तो ये जो प्रश्न है वो कानपुर में 2018 में पूछा जा चुका है, तभी हमने अपने वीडियो में इस प्रश्न को शामिल किया है कि हो सकता है कि इससे मिलता जुलता प्रश्न आ जाए कि नेतृत्व के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं नेतृत्व के सिद्धांत। तो जो पहला इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो होता है किसी भी क्षेत्र में अयोग्य हो, ठीक, किसी भी क्षेत्र में अयोग्य हो, लेकिन वो किसी और क्षेत्र में अच्छा काम करते तो वो नेता बन जाता है। ठीक, दूसरी जो हेडिंग है वो है हमारा संयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अगली हेडिंग है संयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अगर जैसे कहीं पर कोई भी विकट समस्या या संकट उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो व्यक्ति को संयोग से ही नेता बना दिया जाता है, जिसमें किसी भी योग्यता को देखा जाता है तो किसी भी व्यक्ति को नेता बनाया जाता है। अगर वो उस परिस्थिति में, समस्यात्मक परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन करता है तो वो आगे के लिए भी नेता चुन लिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विलक्षणता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विलक्षणता के सिद्धांत में हालांकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि नेतृत्व जो होता है कि व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का ही परिणाम होता है। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं जो दूसरे लोगों में नहीं होती। हालांकि हम लोग मानते भी हैं कि सभी व्यक्ति नेता नहीं बन सकते,
ठीक है। नेता लोग जो होते हैं वो अपने विशिष्ट गुणों के कारण समूह के अन्य सदस्यों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उसका नेता बन जाते हैं। इसको हम लोग गुण सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग गुण सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व का विकास तभी होता है जब व्यक्ति के सभी या अधिकतर नेतृत्व के गुणों का संतुलित विकास हो। जितना भी विकास होगा, अगर संतुलित विकास होगा तो हम मान सकते हैं कि वहां पर संतुलन का सिद्धांत होता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी नेता में अगर शरीर की शक्ति जो होती है बहुत अधिक विकसित हो जाए, ठीक, शरीर की शक्ति बहुत अधिक विकसित हो जाए, तब वो क्या करने लगता है कि वो अपने भले और बुरे की चिंता छोड़ देता है और गलत काम करने लगता है। इससे कि उसकी लीडरशिप जो होती है वो खतरे में पड़ जाती है। अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारी लास्ट हेडिंग है, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। समूह प्रक्रिया का सिद्धांत, समूह प्रक्रिया के सिद्धांत में क्या होता है, यह मान लिया जाता है कि जो नेतृत्व यानी कि नेतृत्व समूह होता है वो समूह प्रक्रिया का परिणाम होता है। समूह के सदस्यों में परस्पर अंतः क्रियाएं, विचार विमर्श तथा परामर्श होते रहते हैं। इन्हीं के आधार पर जब कोई व्यक्ति समूह की आवश्यकताएं, ठीक है, और समस्याओं को तुष्टि प्रदान करता है, यानी कि सारी चीजों को हल कर देता है, सभी पर ठीक बैठता है, समूह उसी को अपना नेता मान लेता है। अगली हेडिंग है हमारी नेता के सामान्य गुण। नेता के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं? पहला होता है शारीरिक गुण, दूसरा होता है बुद्धि, उद्दीपकता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति, सामाजिकता तथा लोकशीलता। ये कुछ नेता के सामान्य गुण हैं। अगर इसमें से शॉर्ट आंसर बनता है तो आप लोग इनको याद करके जाइएगा और इन्हीं को बना करके वहां पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि नेतृत्व के सामान्य गुण क्या होते हैं नेता के, एक जो प्रभावी नेता होता है वो जोखिम उठाने वाला होता है, हालांकि वो जो है उसमें जोखिम उठाने की शक्ति होती है। एक प्रभावी नेता जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल करने वाला होता है। ठीक है, वह जो होता है प्रभावी नेता स्वयं नियंत्रित होता है। एक प्रभावी नेता नरम और संतुलित रहता है तथा वो अंतर्ज्ञानी तथा नैतिक होता है। ये नेता के सामान्य गुण हैं, इनको भी आप पढ़ करके जाइएगा। नेता के सामान्य गुण अभी हमने पढ़े। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का ये जो पीडीएफ है पूरे पेपर का चाहिए तो कि आपको व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर करना होगा। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में नेतृत्व की महत्ता की विवेचना तथा शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में विस्तार से कीजिए। या फिर ऐसा प्रश्न आता है, प्रभावी शैक्षिक नेता के विकास से संबंधित विभिन्न पक्षों को विस्तार से लिखिए। ये भी प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया था कानपुर यूनिवर्सिटी में। 2018 में पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। 2018 में पूछा जा चुका है कानपुर यूनिवर्सिटी से। तो चलिए पढ़ते हैं कि नेस्ले जो कहते हैं वो कहते हैं कि नेतृत्व के 3 घटक जो होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहला होता है कार्य यानी कि जॉब, दूसरा होता है आपका कार्यविधि का ज्ञान तथा तीसरा जो गुण होता है वो होता है सिद्धांत यानी कि थ्योरी। तो इस प्रश्न में अगर आप ये 3 हेडिंग और नेस्ले की परिभाषा याद करके जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। एक और प्रश्न सामने निकल करके आ सकता है कि कार्यविधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो आपकी, आप इसको याद करिएगा कि कार्य से संबंधित कौशलों की जानकारी नेता को होनी चाहिए। कार्य से संबंधित कौशलों की जानकारी नेता को ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य से संबंधित जानकारी नेता को होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग थी कार्य से संबंधित कौशलों की जानकारी होनी चाहिए। कार्य के प्रति आवश्यक अभिवृत्ति, कार्य की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए तथा कार्य की प्रवृत्ति का भी अवरोध होना चाहिए। इन सारी हेडिंग्स को आप लोग पढ़ करके जाइए। इसके बारे में अगर आपको और पढ़ करके जाते हैं तो आपको और नंबर मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी
शिक्षा प्रशासन के सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हमने यहाँ पर लिखा है। इनकी जो मेन हेडिंग है वो हमने यहाँ पर नोट की है, इनको आप लोग याद करिएगा। जैसे कि पहली हेडिंग है विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, ठीक। दूसरी हेडिंग है समानता का सिद्धांत, तीसरी हेडिंग है स्वतंत्रता का सिद्धांत, चौथी हेडिंग है सामाजिक न्याय का सिद्धांत और पांचवी है सहयोग का सिद्धांत। तो चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक और नए महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न का नाम है शैक्षिक नेतृत्व की अवधारणा। शैक्षिक नेतृत्व की अवधारणा दीजिए। देखिए ये प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो है 2018 में आ चुका है कानपुर यूनिवर्सिटी में, तथा 2019 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसकी सारी हेडिंग्स को देखिएगा, ठीक है। 2018, 19, 20 इन सभी में ये आया है, ठीक है। पढ़ते हैं शैक्षिक नेतृत्व की अवधारणा। तो शैक्षिक नेतृत्व के बारे में हम लोग जान भी चुके हैं। इसमें जो दो मेन परिभाषाएं हैं उनको हमने लिया है। एक है किम्बल यंग की। किम्बल यंग कहते हैं कि शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है किम्बल यंग कहते हैं शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें जिसके अनुयायी जो होते हैं इच्छा पूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करते हैं। इस परिभाषा को आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए और लिख करके याद करिए। शिक्षाविद बोल्स कहते हैं शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण यूनिट है यूनिट 3, जिसका नाम है शैक्षिक प्रशासन और स्कूल। इस यूनिट से भी अधिकतर प्रश्न बनते हैं, तो हमने इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आप सभी लोग जरा इसको ध्यान से इनकी हेडिंग्स को याद करिएगा। प्रश्न है इसमें एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए शिक्षा तथा प्रबंधन के कार्य क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। या फिर एक प्रश्न और आया हुआ है, शिक्षा प्रबंधन के मुख्य कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए शैक्षिक का मतलब होता है शिक्षा से संबंधित, नाम से ही दिख रहा है। और प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट किसका होता है, हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं, जो कि पहले से निर्धारित उद्देश्य होते हैं, पहले से निर्धारित उद्देश्य होते हैं और लक्ष्य जो होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे संस्था की बात की जाए तो संस्था के कार्यकर्ता वो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से नियोजन करते हैं, संगठन करते हैं, निर्देशन करते हैं और नियंत्रण से सारी चीजों को हल करते हैं। यानी कि प्रबंधन क्या होता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्था के कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन एवं निर्देशन तथा नियंत्रण से संबंधित होता है। तो इसमें जो मेन परिभाषा है, एक परिभाषा है जेबी सीयर्स की। जेबी सीयर्स क्या कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिससे संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। जेबी सीयर्स कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिससे संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो जाए। दूसरी परिभाषा है जेडी मुने के अनुसार, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंध कहा जा सकता है। अगला जो प्रश्न निकल करके सामने आता है, प्रबंध के कार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे कैसे प्रबंध होता है। तो प्रबंध कैसे कैसे होता है आप देखिएगा, इसकी एक ट्रिक है POST CC और E। इसको आप याद करिएगा। P से होता है प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, दूसरी सी है उसका मतलब होता है कंट्रोलिंग और E का मतलब होता है इवैल्यूएशन, यानी कि योजना या नियोजन। दूसरी हेडिंग है हमारी संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। ये सारी जो है
मेन हेडिंग है, इनको आप याद करके जाइएगा। अगर शॉर्ट आंसर में प्रश्न आता है तो आप इस तरीके से लिखिए, अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो इनके बारे में भी लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी समुचित परिभाषा दे करके विशेषताएं बताइए। ये वाला प्रश्न कानपुर में 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने अपने नोट्स में इसको लिखा है। आप सभी लोग इसके जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है उनको नोट कर लीजिएगा और उनको याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन के द्वारा हम क्या करते हैं, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय तथा परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जो इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है मैकफार्लैंड की और जॉर्ज टेरी की। इनको आप पढ़ करके याद कीजिएगा कि मैकफार्लैंड कहते हैं प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। जॉर्ज टेरी कहते हैं कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया होती है क्या, प्रबंधन। आइए बढ़ते हैं उस नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। प्रबंधन की विशेषताएं, प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंधन क्या होता है, स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि प्रबंधन जो है उद्देश्य के साथ में किया जाने वाला काम होता है। प्रबंधन में कार्य की सफलता बढ़ती है। प्रबंधन क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। यह समन्वित प्रक्रिया होती है। प्रबंधन क्रिया आधारित होता है तथा प्रबंधन बहुआयामी होता है। ये सारी मेन हेडिंग है, इनको आप याद करिएगा, इनके बारे में पढ़ करके जाइएगा और लिखिएगा, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी है शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंध में अंतर बताइए। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है और हालांकि पहले भी पूछा जा चुका है। तो शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंध में अंतर। शिक्षा प्रशासन शब्द जो होता है वो शिक्षा प्रबंधन की तुलना में अधिक व्यापक होता है। मतलब शिक्षा प्रशासन बड़ा शब्द है शिक्षा प्रबंध की तुलना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशासन जो होता है वो प्रबंध का अंग होता है तथा शिक्षा प्रबंध की शिक्षा प्रशासन से श्रेष्ठता के समर्थक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन हेडिंग्स को आप लोग देख करके जाइएगा, याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। एक प्रश्न इसमें से बन सकता है शिक्षा प्रबंधन की दशाएं। इसमें से पहले एक आध बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको इस प्रश्न को लिखा है। प्रश्न है शिक्षा प्रबंधन की दशाएं। पहली हेडिंग है शैक्षिक नियोजन, दूसरी है शैक्षिक प्रशासन, तीसरी हेडिंग है शैक्षिक संगठन, चौथी हेडिंग है शैक्षिक निर्देशन, पांचवी हेडिंग है शैक्षिक समन्वय, छठी हेडिंग है शैक्षिक पर्यवेक्षण, सातवीं हेडिंग है शैक्षिक नियंत्रण तथा आठवीं हेडिंग है शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं, कि शैक्षिक प्रबंधन की क्या समस्याएं होती हैं। शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं होती हैं, कागजी प्रक्रिया होती है, वित्तीय प्रबंधन, मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, पाठ्यक्रम निर्माण की समस्या होती है, शैक्षिक नीति निर्माण की समस्या होती है तथा नियोजन की समस्याएं भी इसी का ही एक अंग है। शॉर्ट आंसर बन सकता है इसमें से। शैक्षिक प्रबंधन के अगर सिद्धांत पूछे जाएं तो आप लोग इनमें से नोट कर लीजिएगा। उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, उद्देश्य परक नियोजन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, संसाधनों के समुचित उपयोग का सिद्धांत, न्यायपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। तो ये कुछ सिद्धांत थे, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। अदरवाइज इन हेडिंग्स को आप याद करके आप बना करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यूनिट 3 खत्म हो जाती है हमारी। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से एक प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले वर्षों में, कक्ष प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट का अर्थ तथा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो एक ही वीडियो मतलब एक ही प्रश्न में यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपके लॉन्ग भी निकल जाएंगे और शॉर्ट भी निकल जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। जॉनसन एवं ब्रूक्स के अनुसार कक्ष प्रबंधन एक संगठनात्मक कार्य प्रणाली है जिसमें विविध प्रकार के यानी कि अनेक प्रकार के वातावरण में कार्य किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मन में कुछ विशेष मूल्य विकसित होते हैं, जैसे मनुष्य के लिए आदर, व्यक्तिगत निष्ठा, आत्मनिर्देशन, सामूहिक संयोजन आदि। ठीक, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसी ही प्रोसेस होता है जिसमें हम अनेक प्रकार के वातावरण में कार्य कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति के मन में क्या होता है, रिस्पेक्ट। ठीक, मनुष्य के लिए रिस्पेक्ट आ जाती है, व्यक्तिगत निष्ठा आ जाती है, काम करने में मन लगता है, आत्मनिर्देशन, सामूहिक संयोजन आदि आ जाता है। अगली हेडिंग जो है हमारी व्यवहारात्मक अर्थों में कक्ष प्रबंधन की परिभाषा। पहली परिभाषा है भौतिक आयाम या वातावरण की, दूसरी परिभाषा है मनोवैज्ञानिक आयाम की,
तीसरी सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम की, और चौथी है नैतिक आयाम की परिभाषा। कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत हमारी अगली हेडिंग होगी, कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत हैं, जिसमें से आत्मनियंत्रण, समझ और स्वीकृति, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उत्पादक कार्य सम्मिलित हैं। दूसरी जो कक्षा कक्ष प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत हैं, जिसमें से नियोजन, प्रोत्साहन, जिम्मेदारी, न्यूनतम बाधा, स्पष्ट नियम और पुरस्कार शामिल है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने निकल करके आता है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका तथा कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल एक अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका जो होती है एक अध्यापक के रूप में होती है। ठीक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक जो होता है वो एक प्रबंधक के रूप में भी होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक नेता के रूप में भी होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक दार्शनिक रूप में भी होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक निर्देशक के रूप में तथा अनुसंधानकर्ता के रूप में भी होता है। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग हमारे सामने निकल करके आएगी कि कक्षा कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको, क्लासरूम मैनेजमेंट की जरूरत। तो पहली हेडिंग है हमारी प्रभावशाली अध्यापन के लिए। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट में हमारा अध्यापन यानी कि हमारी टीचिंग ही प्रभावशाली नहीं होगी तो बच्चे हम पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरी हेडिंग है समय का प्रभावशाली तथा समुचित उपयोग करने में संलग्नता के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट होगा तो बच्चे संलग्न रहेंगे। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए भी कक्षा कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता होती है और योग्यता समूहीकरण के लिए भी आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये जो मेन हेडिंग है इनको आप लोग बार बार याद करिएगा और बना करके आपस में लिख दीजिए, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 5, संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख घटक बताइए। एक ही प्रश्न में पूरी यूनिट शामिल है। एडलर हॉल कहते हैं परस्पर एक दूसरे के विचारों भावनाओं में समान स्तर पर भागीदारी रखना ही क्या होता है, संप्रेषण होता है। न्यूमैन और समर क्या कहते हैं कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य, विचारों, सममितियों तथा भावनाओं का विनिमय होता है। संप्रेषण की परिभाषा के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो संप्रेषण के स्तर हैं, संप्रेषक, संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश श्रृंखलाएं, संदेश की विषय वस्तु, संदेश माध्यम, संदेश की भाषा, ये सभी शामिल हैं। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है संप्रेषण के स्तर। विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण के 4 स्तर होते हैं, जैसे कि एक जो होता है शिक्षक और छात्रों के मध्य होता है कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण, यानी कि क्लास के अंदर जो संप्रेषण होगा, बातचीत होगी, वो शिक्षक और छात्रों के बीच में होती है। ठीक है, दूसरी जो है हेडिंग विद्यालय स्तरीय संप्रेषण, इसमें विद्यालय और प्रधानाचार्य के मध्य संप्रेषण होता है। तीसरी जो हेडिंग है प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण, प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण में प्रबंधक और प्रधानाचार्य के मध्य प्रबंधन होता है। और चौथी हेडिंग है हमारी प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण, जिसमें प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारियों के मध्य संप्रेषण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संप्रेषण की विधियां और प्रविधियां। संप्रेषण की कौन कौन सी विधि है? एक तो होती है मौखिक और लिखित विधि, जिसको इसमें में प्रविधि शामिल है। विद्यालय में कंप्यूटर प्रणाली, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, मोबाइल एवं टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ध्वनि विस्तारक यंत्र, बंद परिपथ दूरदर्शन, भाषा प्रयोगशाला, इंटरनेट, शिक्षण मशीन। तो आप अगर इन सारी हेडिंग को याद कर लेंगे तो आपका एक जो है शॉर्ट आंसर याद हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? एक तो होती है सैद्धांतिक बाधा, पद सोपान की बाधा, भाषा संबंधी कठिनाई, धन अभाव, धन के आकार की बाधा, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग न करना। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग निकल करके आती है संप्रेषण के आधार पर टीम निर्माण के निहित तत्व। इसमें से एक वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट आंसर बन सकता है, जिसमें से एक पहला है अच्छा संप्रेषण, ठीक, यानी कि गुड कम्युनिकेशन। दूसरा होता है समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। दल सदस्य संतोष, यानी कि मेंबर्स का सेटिस्फेक्शन भी आपस में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 जो है हमारी विद्यालय प्रबंधन में
गुणवत्ता सुधार के लिए तथा स्वॉट विश्लेषण आयोजित करने के लिए शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य कौशल। ठीक है, तो प्रश्न इसमें से जो बन सकता है स्वॉट के बारे में, स्वॉट एनालिसिस क्या है, यानी कि SWOT, स्वॉट विश्लेषण क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो जो स्वॉट विश्लेषण होता है, स्वॉट विश्लेषण क्या होता है, किसी विशेष परिस्थिति को मूल्यांकित करने की विश्लेषणात्मक प्रविधि होती है। इसके अर्थ को हम लोग जान सकते हैं, एस स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए, एस स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, यानी कि विशेषताएं, शक्ति, ताकत, सकारात्मक पक्ष, ये हमारा स्ट्रेंथ में आता है। डब्ल्यू होता है वीकनेस यानी कि कमजोरियां और कमियों के बारे में। ओ होता है अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी कि अवसर और संभावनाओं के लिए। टी जो होता है वो थ्रेट यानी कि खतरा और चुनौतियों के लिए होता है। इनके बारे में आप लोग पढ़ करके जाइएगा, एक लॉन्ग तथा शॉर्ट इसमें से बन सकता है। अगली जो हेडिंग है विशेषताएं, स्वॉट विश्लेषण की विशेषताएं, यानी कि विद्यालयों में प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रशासक सहज अनुमान लगा सकते हैं कि विद्यालय प्रणाली में कहाँ क्या कमी है और इसको हम कैसे दूर करें। यूनिट 6 में बस इतना ही था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट अगली है 7। यूनिट 7 मतलब यूनिट 7, स्कूल, उसके कार्य, समाज से संबंध, स्कूल भवन डिजाइन, साज सज्जा और घटक। जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न आया है विद्यालय भवन से। ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे। और दूसरा प्रश्न जो बन सकता है जिसकी संभावना है वो है स्कूल का अर्थ तथा परिभाषा देते हुए उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों स्कूल का मतलब होता है विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्यालय। विद्यालय, स्कूल को हम लोग पहले SKHOL के नाम से भी जानते थे। ये क्या था, यूनान में अवकाश स्थलों को, ठीक है, यानी कि छुट्टियों की जगहों को स्कूल कहा जाता था पहले। तो इसकी जो परिभाषा है स्कूल के बारे में, रॉस ने परिभाषा दी है। रॉस कहते हैं विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिन्हें हम सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित करते हैं कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सहायता के लिए बालकों की तैयारी में मदद मिले, यानी कि बालकों की तैयारी में मदद मिले, इसके लिए एक जगह की खोज की गई थी, स्कूल कहा गया उसे। आइए बढ़ते हैं आगे, विद्यालय तथा स्कूल के कार्य। विद्यालय तथा स्कूल के कौन कौन से कार्य हैं? एक है औपचारिक कार्य जिसमें मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, संतुलित मस्तिष्क का निर्माण होता है, आर्थिक कुशलता, चरित्र कार्य भी निर्माण होता है। जो दूसरी मेन हेडिंग है वो है हमारी अनौपचारिक कार्य, जिससे कि स्कूल शारीरिक कार्य, सामाजिक भावना का विकास, संवेगात्मक विकास, इन सारी हेडिंग को आप लोग जरूर याद करिएगा, लॉन्ग आंसर की संभावना इसमें है। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इंपॉर्टेंट, ये जो पिछली बार पूछा जा चुका था, वो है विद्यालय भवन से क्या तात्पर्य है। विद्यालय भवन निर्माण के आवश्यक तथ्य का उल्लेख कीजिए तथा उनकी विवेचना कीजिए। आइए पढ़ते हैं। विद्यालय भवन का निर्माण, विद्यालय भवन का तात्पर्य होता है विद्यालय के मुख्य भवन से, ठीक है, प्रयोगशाला से, पुस्तकालय, छात्रावास यानी कि हॉस्टल, क्रीडांगन यानी कि प्लेग्राउंड, उद्यान यानी कि गार्डन और मैदान यानी कि फील्ड, सारी चीजें इसी में शामिल होती हैं विद्यालय भवन से। तो विद्यालय भवन के आवश्यक तथ्य जो होते हैं, विद्यालय की स्थिति, भवन और कक्षा कक्ष से होती है। इन सारी हेडिंग्स के बारे में आप लोग पढ़ करके जाइएगा। अगर आपको इसके फुल नोट्स चाहिए सारे क्वेश्चन के, ये जो हेडिंग है, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, अगर आपको नोट्स के लिए नोट्स चाहिए हुए हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर करके आप ये नोट्स मंगा सकते हैं। विस्तृत नोट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है, एक अच्छे शैक्षिक प्रशासक के गुणों का वर्णन कीजिए। तो जो उसके मुख्य गुण हैं, पहली हेडिंग है निश्चित उद्देश्य आता है, प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने वाला, संप्रेषण, दूसरों की सलाह सुनने वाला, एक योजनाकार तथा प्रतिभा की पहचान करने वाला। ये एक अच्छे शैक्षिक प्रशासन के गुणों का वर्णन है। इसमें से एक शॉर्ट आंसर आया है, तो आप इस प्रश्न में जो सारी हेडिंग है इनको पढ़ करके जाइएगा। इनके बारे में आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं बना करके भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। तो हमारी अगली यूनिट है आखिरी यूनिट 12। इसमें से एक प्रश्न पूछा जा चुका था और जो भी इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है बन सकते हैं उसको भी हमने हेडिंगों के थ्रू लिया है। प्रश्न है इसमें, विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसकी जो हेडिंगें निकल करके आती हैं, विद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के संदर्भ में, प्रधानाचार्य की पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका,
जिससे कि कक्षा का अवलोकन करने के लिए ये उनकी भूमिका होती है। शिक्षकों के द्वारा दिए गए कक्षा में दिए गए कार्य का पर्यवेक्षण करने में ये भी प्रधानाचार्य की भूमिका। प्रधानाचार्य के द्वारा शिक्षकों को दिए गए प्रदत्त कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए। एक और प्रश्न निकल करके सामने आ सकता है, मूल्यांकन में प्रधानाचार्य की भूमिका। मूल्यांकन में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है विद्यालय भवन से, प्रबंध तंत्र की भूमिका, अध्यापक के व्यावसायिक गुण, शिक्षण विधि से, अभिभावक तथा समुदाय का सहयोग और पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन। तो इस तरीके से हमारे जो सारी इम्पोर्टेंट यूनिट थी उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप इस वीडियो में मैंने आपको सारी यूनिट की हेडिंग के बारे में बताया, आप इन हेडिंग को पढ़ करके आप उनको याद करके पेपर देंगे जा करके, तो आप आसानी से पेपर पास कर सकते हैं। मुश्किल से 1 दिन लगेगा आपको इसको पढ़ने के लिए सारी हेडिंग को, और याद आप बार बार इसको देखते रहिए, याद करके पेपर दीजिए, आराम से पास हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।